गणित के लाइव टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार 100% मार्क्स लाना है और यह डे नंबर 1 है। अब लगातार आपकी टेस्ट होगी, जितनी ज़्यादा आपकी टेस्ट होगी उतने ही बढ़िया से आपकी तैयारी होगी, यह हम सोचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। प्रतिदिन टेस्ट दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही जवाब दिया है। ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है। सारी क्वेश्चन का जवाब हमने पहले आपको बता दिया है। जो भी इसमें क्वेश्चन रहेगा आपको बताया हुआ प्रश्न है और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। और मैं ये उम्मीद से कह सकता हूं कि अगर आप हमारी पूरी क्लास लेंगे तो आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और अब प्रतिदिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने का समय है 7:30 रात्रि से। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आप बाद में भी टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो अपलोड रहेगा। लेकिन टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है और प्रत्येक वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। अब हम सोच रहे हैं समय आपके पास कम है तो डेली प्रतिदिन आपका क्लास जो चले, लगातार चले और एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको हम दें, जिससे आपका तैयारी बढ़िया हो जाए। और तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। फटाफट ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। आपको ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता दिए हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि थीटा का वह कौन सा मान है, का क्या मान हम लोग रखेंगे ताकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या वह मान थीटा का 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है। आपका समय शुरू है, फटाफट आप हमें जवाब दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप जवाब देते रहिए और आपको हम बताते जा रहे हैं। आप मिलाते जाइए कि आपने सही जवाब दिया है या फिर गलत दिया है। अगर आप गलत दिए होंगे तो सही से याद करते चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा यानी कि मान होगा वह 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वही कॉस 45 डिग्री का मान होता है, यानी ऑप्शन जो डी नंबर है वह बिल्कुल सही उत्तर है। और जितने भी स्टूडेंट डी नंबर जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही तैयारी कीजिए और बढ़िया नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में। पूरी तरह से हमारे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है, अनोखा समय बचा हुआ है। तो आपको बढ़िया से तैयारी करके इतने ही समय में बढ़िया नंबर लाना है और प्रतिदिन आपको क्लास लेनी है। एक भी दिन अगर आप छोड़ देते हैं क्लास तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है और ईमानदारी पूर्वक आप सभी जवाब दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहिए। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया हो तो इसकी परिधि क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपका ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देनी है। क्या है छोटा सा फॉर्मूला, ये सारी चीज़ हमने पहले बताया हुआ है, तो सारी वीडियो आप हमारा देखते रहिएगा। चलिए, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है पाई डी। पाई डी आपका फॉर्मूला लगाना है। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 22/7 होती है और इनटू डी का वैल्यू क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, यानी कि 44 जो हो जाएगा इसका सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे 44 सेंटीमीटर दे रहे हैं उनका सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया, आपका सही उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और ध्यान देंगे एक चीज़, अगर कहीं पे एक मीटर में ऑप्शन दे देता है तो ध्यान देनी है आपको कि अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहता है तो ऑप्शन वाला सेंटीमीटर ही सही होगा, न कि मीटर वाला। तो देखिए सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो सेंटीमीटर वाला ही सही होगा। अगर कहीं 44 मीटर दे देता तो वह गलत होता, 44 सेंटीमीटर ही सही होगा। अक्सर ऐसा गलती होते रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बढ़िया नंबर आए, बढ़िया से बना करके आए, है ना। इसी बात पे आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, है ना। और मेहनत से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ठंडी का मौसम है, एकदम रजाई के अंदर रहिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताते रहिएगा। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स आपके लिए, सबका कमेंट पढ़ रहा है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सबका कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको पहले ही हमने बताया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो फटाफट जवाब दीजिए कि √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से निकाली जाती है। तो जल्दी से निकालिए, ये सारी बात आपको पता है। मज़ेदार तरीके से निकालिए, बढ़िया से निकालिए। आपको हम सही उत्तर बता देते हैं तो आप मिला लीजिएगा। चलिए
तो यहाँ पे हम भी निकालना शुरू कर देते हैं ताकि जिससे आपको समझ में आए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है। तो देखिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर हम लोग का सूत्र कह रहा था। तो x2 का मान हम सभी का ये वाला है। दूसरा वाला जो बिंदु का मान दिया गया रहता है, यानी कि ये पहला बिंदु मान लीजिए, ये दूसरा बिंदु मान लीजिए, तो दूसरे वाला जो बिंदु दिया रहता है वह उसमें सबसे जो पहला अंक होता है वह x2 का होता है, यानी कि -1 जो है x2 का मान है। उसके बाद से फॉर्मूला कह रहा था कि x2 माइनस x1, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -5 है। तो पहले ही -5 है, यानी कि माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5 यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान से समझते जाइए। उसके बाद से कह रहा था कि प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस y1, तो y1 का मान है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि -1 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और +5 कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, और प्लस, और यहाँ पे 3 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, तो ये भी निकल जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 और 16 32। जब भी स्क्वायर हम लोग करते हैं तो माइनस वाला खत्म होकर के प्लस में आ जाता है ना। तो 16 16 क्या हो गया 32। अब 32 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो 32 को जब हम लोग बाहर करेंगे तो क्या होगा इसका मान, आप लोग को पता है कि 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4√2, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो जितने भी बच्चे सी नंबर दे रहे हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऐसे ही समझते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिदिन आपको टेस्ट देना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलती देंगे। प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो क्या होगा। यहाँ पे अगर समान होंगे मूल तो यहाँ पे जो मान होगा वह क्या होगा। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि b² - 4ac = 0, या a² - 4ac = 0, या c² - 4ab = 0, या a² - 4bc = 0। अक्सर बच्चे जो होंगे इसमें ऑप्शन ए नंबर सही करेंगे, तो ऑप्शन ए नंबर गलत है। क्या है इसका सही उत्तर, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि bx², और अक्सर आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि ax² + bx, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ax² की जगह bx² रख दिया गया है। तो फॉर्मूला आप पढ़े थे b² - 4ac, तो चेंज कर दीजिए आप भी, तो हो जाएगा a² - 4bc। क्या हो जाएगा, a² - 4bc, तो यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कि a² - 4bc, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे अक्सर रहता था तो हम लोग ऑप्शन ए नंबर देते थे, लेकिन यहाँ पे जो ए की जगह बी कर दिया गया है तो आपको भी ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देनी है, यानी कि बी की जगह ए की जगह तो हो जाएगा a², माइनस है तो माइनस ही, 4 के 4, ए की जगह फिर बी की जगह तो हो जाएगा बी, और सी की जगह सी तो रहेगा ही, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या चीज, ऑप्शन डी नंबर a² - 4bc = 0, है ना मजा वाली बात। चलिए ऐसे पढ़िए ताकि दिक्कत ना हो, है ना। आप तो कहिएगा कि सही बना के आया है, ऑप्शन ए पे मार के आइएगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन को बदल दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर होगा, कैसे होगा समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया है, हाँ जवाब बहुत लोगों का सही आ रहा है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, एकदम मज़ेदार है, शानदार है, ज़बरदस्त है। अगर ऐसा कहीं पे भी पूछा जाए मूल बिंदु से दूरी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एगो रूट लगाना है और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 4 क्या हो गया 13। आपका आंसर क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन सी हो गया। कुछ भी नहीं करना है, एकदम बढ़िया से बना दीजिएगा, है ना। तब बढ़िया से पढ़े रहिएगा तब ना, ठीक है। चलिए, और ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पूरा प्रोसेस आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, तो फिर समय खत्म हो जाएगा, तो फिर बनाइएगा का पता चलेगा कि आप सब्जेक्टिव टाइप बनाए ही नहीं। और कई ऐसे बच्चे का ये कमेंट आ रहा है, बाबू बता दें आपको सबसे पहले कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब से बताइएगा, तो समझिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू ही होने वाला है। लगातार क्लास चल रही है। अब हम सोच रहे हैं कि दिन में 2 से 3 वीडियो दें, कम से कम 3 वीडियो दें ताकि दिक्कत ना हो, सारी तैयारी आपको अच्छे से हो जाए, है ना। तो प्रत्येक वीडियो देखना है, इसके लिए आप लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल
खत्म हो जाता है। मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। अब शांत तो कब होता है, ये सारी चीजें हमने तो पहले बताया है, और आपका जब टेस्ट हो रहा है तो बताइए फिर जवाब क्या होगा इसका। इसका आप जवाब जो है वो क्या होगा, सही सही आपको ये बताना है ना। तो बताइए इसका शांत जो होगा वो कौन सा होगा। हाँ, तो कब होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही सही जवाब आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया, बता दें आपको, देखिए शांत तब होगा जब कोई भी भिन्न दिया गया हो और उसका जो दशमलव का शांत या अशांत पूछा जाए, तो जो भिन्न दिया गया होगा उसके हर वाला जो मान होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, खंडित करेंगे, गुणखंड करेंगे, और देखेंगे क्या उसमें केवल 2 आ रहा है या उसमें 5 आ रहा है। अगर उसमें केवल 2 या केवल 5 आएगा तो समझिए कि वह शांत है। अगर इसके अलावा कुछ दूसरा आया तो समझिए अशांत है। तो इसमें देखिए भिन्न में आपका ऑप्शन ए में ही जो है वो दिखाई दे रहा है, क्या है, 3/8। तो 8 का जब आप कीजिएगा तो केवल 2 ही आएगा, 2 गुने 2, यही ना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो केवल 2 आ रहा है। इसका मतलब जो है यह क्या चीज है, शांत है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। कितना आसान है, बस आपको नीचे हर का गुणनखंड कर देना है और आपको चेक कर लेनी है क्या उसमें 2 है या 5 है। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ जाइए शांत है, नहीं है तो अशांत है। बस इतना ही ध्यान रखनी है और एकदम बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा के आनी है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। जल्दी बताइए जवाब, टेस्ट हो रहा है, समझ जाइए क्या हो रहा है, टेस्ट। तो बढ़िया से जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। पास में तो हम है नहीं, ताकि आप चीटिंग कर सकते हैं ऐसे, तो चीट नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक, आपको पहले ही बताया है कि ईमानदारी पूर्वक बताना है। आपको दिमाग लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर आपको बताएंगे हम। और बढ़िया से पढ़े होंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकल सकता है। ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बताते हैं इसको, धीरे से समझते जाइए, और जिनको आता है वो बना करके मैं उत्तर बताएंगे, जिनको नहीं आता है वो समझते जाइएगा। देखिए क्या करना है आपको, तो दोनों बिंदुओं में के पहला जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, फिर उसके बाद वाले को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले -2 को और +2 को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो -2 और +4/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 हो गया। तो 1 आपका निकल जाएगा 1, और फिर इसके बाद वाला जोड़ करके 2 से भाग दे देनी है, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया, 4/2। 3 और +1/2 यानी कि 4/2, तो हो जाएगा क्या चीज, 2। यानी कि क्या निकल गया, 1 कमे 2। तो 1,2 देखिए किस में है, किस में है 1,2, तो ऑप्शन ए में ही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो दोनों बिंदु दिया गया है उसके सामने सामने वाला को जोड़ना है। जैसे कि -2 और 4 दिया गया है, तो जोड़ेंगे इसको, क्या हो जाएगा 2, और नीचे 2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर इसमें जोड़ना है 3 और 1 में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1,2 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ऐसे आपको बढ़िया से समझते जाना है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये तो बढ़िया आसान हो गया, ये तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन, केवल आपको फॉर्मूला बता देना है। तो बता दीजिए कि लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप यही ना कहिएगा ऑप्शन बी नंबर कि 2πr(h) होता है। तो आपका बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जवाब दीजिए बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे ही सोच सोच समझ करके जवाब दीजिए। क्या बात है, मजा आ रहा है ना, सबको ही बता दीजिए मजा आ रहा है ना, लाइक करके बता दीजिए मजा आ रहा है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो फिर आपकी टेस्ट वगैरह की कुछ भी का वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला जो प्रश्न हम सभी का वो कह रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, फटाफट बताइए। ये सारी चीज़ें हमने पहले आपको बता दी है, और ट्रिक के माध्यम से कैसे इसे निकाला जाता है अगर कहिएगा, ज़्यादा अगर वीडियो पे लाइक आता है, शेयर होता है और आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो इसे याद करने का तरीका बता देंगे कि sin 60 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sec 60 का क्या होता है, tan 30 का क्या होता है, मतलब इसे कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें भी हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। तो फटाफट जवाब दीजिए, पहले इसका क्या होता है फिर आपको बताते हैं, फिर मिला लीजिएगा कि आपने सही दिया है फिर गलत दिया है। गलत दिए होंगे तो क्या कर लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, सही से याद कर लीजिएगा। ओके,
तो आप सभी जानते हैं कि sec 60 डिग्री का जो मान होता है वह 2 होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न की बात करते हैं और अंतिम में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है, ईमानदारी पूर्वक, है ना, ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगला प्रश्न काफी आसान प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और सोच के जवाब देनी है आपको। ये सारी क्वेश्चन पहले बता दिए हैं, तो इसीलिए कहते हैं आपको एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है। ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा क्वेश्चन हम आपको ऐप में अपलोड कर दिए हैं, है ना, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ मिलेगा? नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर लिखिएगा ना, MANTUSIR, तो भी आपको ऐप मिल जाएगी। या आप चैनल का नाम सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे DLS एजुकेशन, तब भी आपको ऐप मिल जाएगी, है ना। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सार बनतर डी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी। जवाब दीजिए। तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का जवाब आ रहा है डी नंबर। और आपको पहले भी बताया भी है हमने कि क्या हो सकता है, सार बनतर जो होता है वह डी का मान सभी हो सकता है, क्योंकि डी का मान कभी कभी क्या होता है, धनात्मक भी आता है सार बनतर, कभी कभी ऋणात्मक भी आता है और कभी कभी शून्य भी हो जाता है डी का मान। तो यानी कि तो सब आता है ना, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कमाल का प्रश्न है कि 5 + 3√2 है और इसे सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो पढ़िएगा तब तो बढ़िया से सिद्ध हो पाएगा ना, और नहीं आता है सिद्ध करने के लिए तो आप हमसे कहिए, हम आपके लिए बने हुए हैं। बस हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी मस्त हो, जबरदस्त हो, परीक्षा में जाए तो सोचे ना, है ना, चीट लेकर के ना जाना पड़े, जो चीटिंग होता है ऐसा ना करना पड़े आपको। पहले ही पढ़ लें, कहीं पे भी बैठे, किसी के सामने बैठे तो आप उसे जवाब दे सके, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके कि हैं हम लोगों में काबिलियत, हम कर सकते हैं ऐसा। बढ़िया से पढ़िएगा तब तो, है ना। इसलिए चलिए जवाब दीजिए कि 5 + 3√2 क्या है। हाँ, बहुत ही बढ़िया है, सबका जवाब आ रहा है। क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय संख्या, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अगर कोई पूछ दिया कि 5 + 3√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, कह तो दिया आपने, लेकिन कैसे है ये कह सकते हैं आप। तो इसको तो सिद्ध कराने के लिए तो हम तो सिद्ध करा ही देंगे, लेकिन केवल अगर मुंह से बताना होगा, जैसे अपने जुबान से बताना होगा किसी को, तो कैसे बताइएगा? उसको बोल दीजिएगा कि 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5/1 लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो P/Q के रूप में आ गया। और 3√2 जो है, इसमें जो √2 है वह अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझा देते हैं आपको, है ना, और अच्छे से तो आपको पढ़ाए ही हैं। क्या हो जाएगा? P/Q में हम नहीं लिख सकते हैं, तो यह अपरिमेय है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, चाहे घटाव, चाहे गुणा और चाहे भाग, कुछ भी हो, उसका क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर इसीलिए अपरिमेय हो गया। क्यों हुआ ये भी आपने समझा, तो समझ के पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य है? इसमें से कौन है जो अभाज्य है? अब अभाज्य कौन होता है कई बार आपको बताया है हमने, तो बताइए क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, रटना नहीं है, पढ़ना है, मैथ है, गणित है ये। और आप जब बढ़िया से नंबर लाइएगा ना, हमें तो उम्मीद है पूरी तरह से आपसे कि बढ़िया नंबर जरूर लाइएगा, और हमारा नाम और हमारे इस चैनल का नाम जरूर रोशन कीजिएगा। आपका तो नाम रोशन होगा ही अगर आप बढ़िया बिहार टॉपर करते हैं और टॉपर बनते हैं हमारे चैनल से पढ़ करके, तो बहुत सारा आपके लिए करने वाले हैं हम। तो बस जुड़े रहिए हमसे और तैयारी करते रहिए, बहुत कुछ होगा आगे। बस आप कुछ कीजिए, और हम चाहते हैं कि आप बिहार में नंबर 1 बने, सब कोई। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी नंबर। हाँ, ऑप्शन सी नंबर ही होगा। कैसे होगा इसे भी समझ लीजिए। देखिए, नंबर 1 बनना है आपको एकदम बिहार में, और बिहार टॉपर तक का सफ़र है हमारे साथ। हम कोशिश है हमारी यही कि आप सभी को इतना बढ़िया से पढ़ा दें ताकि आप टॉपर तक सफ़र आसानी से तय कर लें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि कौन अभाज्य संख्या है, तो क्यों अभाज्य संख्या है 71, इसे समझिए। देखिए, अभाज्य संख्या वही होता है जिसका गुणनखंड जो है वह 2 से ज़्यादा न निकले, मतलब कि वो विभाजित ना हो, मतलब वो कटे ना, 2 से ज़्यादा संख्या से वो न कटे। एक 1 से और एक खुद संख्या से, जैसे 71 है तो 71 से, बाकी दूसरा से नहीं कट सकता है।
तो जब नहीं कटेगा किसी दूसरे संख्या से, यानी कि विभाजित नहीं होगा या उसका गुणनखंड नहीं निकलेगा, बात वही है, यानी कि वह दो से ज़्यादा संख्या से विभाजित नहीं होगा। दो से ज़्यादा यानी कि एक खुद संख्या और एक वन से, इसके अलावा किसी दूसरे से अगर विभाजित नहीं होता है तो समझिए कि वो क्या है, भाज्य संख्या। जैसे 71 हो गया, 11 हो गया, 11 को किससे विभाजित कीजिएगा, एक वन से विभाजित हो जाएगा, और एक खुद संख्या से विभाजित होगा यानी कि 11 ही से। उसके अलावा कोई दूसरी संख्या से कटेगा, नहीं कट सकता है। 71 है, 71 भी वन से होगा, फिर 71 से होगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से कट ही नहीं सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन अभाज्य है, तो 71 है। और यहाँ पे देखिए संख्या बदला जा सकता है, और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा बदल करके तो 11 पूछा जाएगा, 11 मतलब ऑप्शन रहेगा, इसे उसको याद में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और जितना भी क्वेश्चन लाया जाता है ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले सालों के देखने के बाद लेकर के आया जाता है, कोई भी इसमें आप अवाक क्वेश्चन नहीं है ना। केवल आपकी बोर्ड की तैयारी जब हो रही है तो बोर्ड के लेवल का ही क्वेश्चन है, और आपके परीक्षा में आने वाला ही सभी प्रश्न है। और आपको अच्छे से इसको समझा देते हैं जिससे दिक्कत ना हो सके कि प्रश्न का ऑप्शन चेंज कर दे तो फिर आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहे हैं। चलिए तो प्रश्न कह रहा अगला कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें से अपरिमेय नहीं है कौन। तो अपरिमेय नहीं आपको अभी हमने बताया कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जवाब दीजिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब परिमेय होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, परिमेय होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हमने पहले बताया है। तो देखिए √7 है, √7 को बाहर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ये P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता कभी भी। √13 है, √13 कभी हम लोग आसानी से बाहर नहीं कर सकते, ये भी नहीं लिखा जाएगा। √25 है, तो 25 को तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 5√5 होगा और दो संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाती है तो केवल 5 आएगा। रूट में से दो संख्या में से एक संख्या बाहर आती है, 5 हो गया, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए। तो जब इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। और यही पूछ रहा था, अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हो गया, परिमेय होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन जो सी है वह क्या है, अपरिमेय नहीं है, यानी कि वह परिमेय है, तो ऑप्शन सी है ना। चलिए आगे बात करते हैं, बढ़िया से पढ़िए, आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझते जाना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में केवल आंसर याद कर लीजिएगा। कई जगह ऐसा चलता है, केवल आंसर बता दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि समझे नहीं है, क्वेश्चन है बदल गया, उसका ऑप्शन है नहीं है उसमें, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो समझ के पढ़िए, जितना जानते हैं बढ़िया जानिए, है ना, जितना जानते हैं उतना बढ़िया जानिए ताकि दिक्कत ना हो, बस हम यही चाहते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है शांत है। इसमें से शांत कौन है। और देखिए बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमें गणित नहीं आता, एकदम नहीं आता है, तो इससे अब क्या आसान होगा, इतने बढ़िया से बता रहे हैं आपको, बहुत ही बढ़िया से बता रहे हैं ना। जो एकदम नहीं पढ़े होंगे ना, मैथ सुने ही नहीं होंगे 10वीं क्लास में आकर के, एकदम नहीं पढ़े, उनको भी समझ में आएगा हम क्या क्या कह रहे हैं। बस हम कह रहे हैं उसको एक बार वो सुन ले और उसको एक बार और दोहरा ले, बस हो गया। और ऐप को ओपन करके उस क्वेश्चन को फिर अंदाजे वो सॉल्व कर दे, एक बार हो तो गया, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। चलिए तो कह रहा था क्या चीज़ कि कौन सा दशमलव % इसमें से शांत है। तो शांत के लिए हमने क्या बताया था कि नीचे का हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, यानी कि उसे हम लोग विभाजित करेंगे और देखेंगे क्या उसमें केवल 2 आता है या केवल उसमें क्या आता है, 5 आता है। तो जब केवल 2 या 5 आ जाएगा तो समझ जाएगा वो क्या है, शांत है, अन्यथा वह अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में 160 दिया गया है और 160 दिया गया है, और 160 को जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये केवल इसमें 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे कटाते हैं हम लोग, 2 से करेंगे इसको क्या हो जाएगा 80, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 40, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, है ना, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, है ना। अब फिर इसको जब हम लोग यहाँ पे 2 लिखेगा और यहाँ पे 5, और 5 से करेंगे तो 1, यानी कि केवल इसमें 2 और 5 आवा, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या आया ही नहीं है। तो जब भी ऐसा अगर 160 को करेंगे या कोई भी संख्या हो, केवल उसमें अगर 2 आता है या तो 5 आता है, अगर यही 2 संख्या रहता है, अगर इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रह गया तब तो गड़बड़ है। अगर यह दोनों संख्या रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि वह शांत हो जाएगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, है ना। क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए कि शांत होने के लिए
उसके हर के गुणनखंड जब हम करें, यानी कि जब उसे हम विभाजित करें, तो केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आया वो आसान हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बताइए, बताए हैं? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ऐसे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। हाँ, HCF मस, जिसे कहते हैं नहीं, मस। हाँ, मस, HCF बताना आपको, है ना। चलिए, तो कैसे होगा 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या का क्या हो जाएगा। हाँ, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर सही है। कैसे होगा इसे भी समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या, तो मान लीजिए 2 लगातार सम संख्या, 2 के बाद 4 है ना, है लगातार है, 2 4 6 8 10 ऐसे ही, तो 2 के बाद 4, तो 4 हो गया। तो 2 और 4 का मौसा निकालिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, तो कट गया, क्या हो गया, मौसा 2 आ गया। ऐसे निकालिए 4 और 6 का, 4 का और 6 का, तो 4 एकम 4, और यहाँ पे घट जाएगा 2, फिर यहाँ से 4, यानी कि 2 दूनी 4, कट गया, फिर क्या आ गया 2। यानी कि जब भी आप निकालिएगा 2 लगातार सम संख्या का मौसा यानी कि HCF, तो आपका जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, देखिए वह कह रहा है, कमाल की प्रश्न है, समझिएगा, ऐसा ही प्रश्न एक आता है। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 की शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न जब आए आपकी परीक्षा में तो कैसे बनाइएगा। कॉपी और कलम आपके सामने है, निकाल करके बैठे होंगे, क्योंकि गणित का टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट में आपको तो बढ़िया से याद करके जवाब देने की जरूरत होती है, सॉल्व करके जवाब देने की जरूरत होती है। तब करिए जल्दी जल्दी, है ना। आपको बताया है कैसे किया जाता है, और जो लोग नहीं जानते हैं, जो साफ एकदम नहीं पढ़े हैं, वो समझते जाइए, और इसके पीछे वाला वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि देखेंगे तब तो बढ़िया से टेस्ट दे पाएंगे ना। चलिए, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला जाता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होती है, -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 1 है। b का वैल्यू क्या है, ये जो सबसे पहले रहता है वह 1 रहता है, और उसके बाद रहता है b रहता है, उसके बाद रहता है c रहता है। तो x जो है वह नहीं है आपका b का वैल्यू, उसके अंदर किस चीज से गुणा किया गया है, गुणांक होता है वही होता है। तो गुणांक x के साथ किससे गुणा किया गया, 1 से गुणा किया गया है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि -b/a, तो -1/a का मान क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, यानी कि -1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, -1, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, यानी कि c का मान क्या है, -2/a। a का मान क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -2/1 यानी कि हो जाएगा माइनस का क्या चीज, 2 हो जाएगा। अब आपको ये निकालनी है कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 1/α प्लस 1/बीटा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो अल्फा और बीटा का यहाँ पे हम लोग जब करेंगे लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी मौसा बोल दिए, लघुत्तम करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक। और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। बस यहाँ पे जोड़ किए, भिन्न का जोड़। और अभी आपको हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था, -1 निकला था, तो वही रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा था, -1/, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था, -2 आया था, यानी कि -1/-2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/2। तो आपका देखिए 1/2 कहाँ आंसर है, तो ऑप्शन ए नंबर है, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कैसे निकाला जाता है आपको पता है, सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि डिवाइड करके, और फिर उसको जोड़ देते हैं, है ना। तो निकल के क्या आया है, ऑप्शन ए नंबर आ गया। चलिए ऐसे सॉल्व करके बताते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कई ऐसे बच्चे से नहीं बन पाता है, और कई ऐसे टीचर है वो भी नहीं बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर का मतलब होता है सार्वंतर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो, an + b हो, तो पदांतर क्या होगा। तो सिंपल तरीका से हम लोग निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू मानेंगे, माना कि n बराबर 1 2 ... उसके बाद से इसे सॉल्व करेंगे, तो n जो दिया गया है उसके बदले हमने 1 मान लिया है, और प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करेंगे, एन के बदले 2 मान लेंगे, यानी कि ए इंटू 2 प्लस बी। ठीक है, तो ए में 2 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस का b हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इस तरीके से सजा लेंगे इसे, a प्लस बी कमा 2a प्लस b। हम लोग का निकला कि नहीं निकला, डॉट 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 कर लेते हैं। हम लोग समीकरण इसे 1 माने, इसे 2 माने, और हम लोग का सारबंतर क्या होता है, अब ये समानांतर श्रेणी में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग का समानांतर जो श्रेणी होता है उसमें हम लोग पादांतर क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं और जो मान होता है वही हम लोग क्या होता है, D का वैल्यू होता है। यानी कि दूसरा में से पहला को घटा देंगे और जो घट करके आएगा वही हम लोग का क्या होता है, मान होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2a प्लस बी में से घटाएंगे a प्लस बी को। तो जब इसे घटाएंगे तो पहले लिख लेते हैं 2a प्लस बी, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस a, और फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस b, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो b प्लस में है और एक b माइनस में है, तो कट जाएगा, तो b तो खत्म हो गया, और 2 गो a में से a गो a खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2a प्लस में है और माइनस a एक है, तो माइनस a खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल a बचेगा। 2 गो a में से a गो a खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a बचेगा। यानी कि आपका पदांतर जो होगा वह a हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। समझे कैसे बनता है, हाँ बहुत बढ़िया। कई ऐसे बच्चे हैं जो बी नंबर जवाब दे रहे थे और आपका सही उत्तर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी आसान प्रश्न है कि बिंदु P 6, -5 का भुज क्या होगा। देखिए एक होता है भुज और एक होता है कोटि, आपको बताए हैं हम पहले ही, तो जवाब दीजिए। और लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहले बना तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नहीं मिलेगी आपको टेस्ट वगैरह हर चीज जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, कि जितना ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, टेस्ट देने में मज़ा आएगा। तो देखिए भुज अगर पूछा जाएगा तो जो संख्या में सबसे पहले होगा वो भुज कहलाता है, उसके बाद वाला कोटि कहलाता है। तो 6 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका भुज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। सब चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि बिंदु 2,3 जो है वह स्थित है, 2,3 जो है स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में या फिर चतुर्थ पाद में, कहाँ पे स्थित है आपको ये बतानी है। तो देखिए अगर दोनों संख्या जहाँ पे भी अगर प्लस में रहेगा, तो प्लस में दोनों संख्या अगर रहता है तो हम लोग का प्रथम पाद में होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, है ना। तो याद करके रखनी है, दोनों संख्या अगर प्लस में रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है ये अंक कहीं पे कुछ भी दिया गया हो, कुछ भी अंक हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या वह दोनों प्लस में है क्या, तो 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा, है ना। और दोनों माइनस में अगर रहता है तो तृतीय में होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है, और बताते जाइए फटाफट, जिन बच्चों को आता है बनाना कैसे बनाया जाता है, ये हर चीज़ हम आपको बताए हैं पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया हो तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हो, तो हल a और b का मान बताइए। मतलब कि हल करके थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है कि यानी कि यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या होगा, यह अगर ऐसा समीकरण आपको दिया गया होगा। तो देखिए बनाया जाता है, कैसे बनेगा, जिन लोगों को नहीं आता वो ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x बराबर a और y बराबर b दिया गया हो, तो हम लोग अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे तो आसानी से a और b का मान बता सकते हैं, क्योंकि जो x का मान होगा वह a का मान होगा और जो y का मान होगा वही b का मान होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 2, है ना, और x प्लस वाई बराबर दिया गया है क्या चीज, 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस में और ये प्लस में तो कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि a का वैल्यू क्या हो गया 3। तो 3 देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 गो में है। लेकिन अब y का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो b का जो मान आएगा तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग का x का वैल्यू 3 आ गया तो x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है, तो x का जगह हम लोग 3 रख देते हैं, तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया 2, और इसको आप पक्षांतरित करेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 3, यानी कि अब निकलेगा क्या चीज़ -1, यानी कि माइनस वाई बराबर 2 प्लस में है -3 है, तो जब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, जब वाई का वैल्यू हम लोग का आ गया क्या चीज़, यहाँ पे
1 और x का वैल्यू हम लोग का आ गया क्या चीज़ 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा और जो y का वैल्यू होगा वो b का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 3, 1 देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी जितने भी बच्चे दे रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे मूल की प्रकृति आपको बतानी है कि मूल की जो प्रकृति होगी, यहाँ पे मूल की प्रकृति क्या होगा। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, d का मान ज्ञात करना होगा। तो d बराबर आप लोग क्या हो जाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 गुणे ए सी, तब 4 गुणे ए का मान है 1 और गुणे सी का मान क्या है 4, यानी कि 4 4 16 और 16 अब माइनस में हो गया और 4, यानी कि 4 माइनस 16, तो 4 माइनस 16 कीजिए क्या हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि डी का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, डी का वैल्यू कम आ गया किससे, 0 से। तो जब डी का वैल्यू कम हो जाएगा 0 से तो फटाफट बताइए कि क्या होता है उस समय। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, अवास्तविक होता है। क्या होता है, अवास्तविक होता है अगर डी का वैल्यू क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, 0 से। तो ये बात याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी कैसे निकाला जाती है फटाफट बताइए, ये आपका टेस्ट हो रहा है ना, तो फटाफट जवाब दीजिए। और जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझता जाइए कैसे बनेगा। देखिए यह बनेगा x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान होता है और y1 का मान होता है और यह x2 का मान होता है और यह y2 का मान होता है ना। तो देखिए कह रहे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्या कह रहा है, x2 माइनस यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले ही से माइनस दिया गया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 -4 दिया गया, तो क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 4 और 16 कितना हो जाएगा 20, और 20 जब हो जाएगा तो 20 को बाहर कर दीजिए, और जब आप 20 को बाहर कीजिएगा तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√5 होगा जब इसे रूट हम 20 को बाहर करेंगे। तो कैसे बाहर करेंगे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे रूट आपका 20 दिया गया था, तो 20 दिया गया तो 20 को जब आप लोग करेंगे खंडित करेंगे तो 2 × 2 × 5 होगा। और आप सभी जानते हैं कि 2 में से मतलब कि 2 को अगर संख्या होगा रूट में तो 2 में से 1 बाहर होता है, यानी कि 2 में से 2 बाहर हो जाएगा तो 2, और रूट आपका 5 बाहर नहीं होगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 2√5 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया से जवाब दीजिए सोच समझ करके। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 है एक, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, क्या नहीं है, क्या है ये, हाँ बहुत बढ़िया, यह आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p बट्टी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह डॉट डॉट है, रेकरिंग वाला है ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न है कि यदि ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4 अगर ए बराबर दिया गया हो और बी बराबर 0, 6 तथा सी बराबर अगर 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा फटाफट बताइए, आपको हम पहले बताए हुए हैं, है ना। चलिए, और आप नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, जो बिंदु दिया गया है उनका पहला वाला जोड़ करके सबका 3 से भाग देना है। तो 2 + 0 + 4 बट्टे 3, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6 बट्टे 3, यानी हो जाएगा क्या चीज 2, है ना। उसके बाद वाला जो संख्या है सबको फिर जोड़ करके 3 से देना भाग, तो 4 6 और -1 को जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है 4 + 6 और प्लस -1, तो माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस है बट्टे 3, तो 4 और 6 10 हो गया, और 1 घटा देंगे तो 9 हो गया, यानी कि अब 9 बट्टे 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आप सही उत्तर क्या हो जाएगा, जब आप 2 और 4 और 0 को जोड़े तो क्या आया 6 बट्टे 3, तो 2
आया और इसको जब किए तो 3 आया, यानी कि 2,3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था, जो सबसे पहला दिया है सब में का उसको जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद वाला दिया है सबको जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, जो सही उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एक सभी प्रश्न बनती है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, तो ही आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, नहीं किए हैं तो, है ना। लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, मजा आ रहा होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, आपको पहले बताए थे हमने। हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है। तो देखिए कहाँ पे ये उत्तर दिया गया है, ऑप्शन ख में दिया गया है। ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनता है ये सभी प्रश्न को पता है, जिनको नहीं पता है वो देखिए कैसे बनता है। क्या किया जाता है इसमें, तो इसको आपको क्या करना होता है कि किसी एक मान को क्या करना हो, चेंज करना होता है। या तो आप साइन 54 को चेंज कर सकते हैं, या आप कॉस 54 को चेंज कर कॉस 36 को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जो लोग नहीं जानते उनको समझा रहे हैं, और जो लोग जानते हैं इसका सही सही जवाब दीजिएगा बना करके, सॉल्व करके, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। तो देखिए साइन 54 डिग्री को हम लोग जब इसे हम चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन 19 माइनस 36, क्योंकि 90 में से जब 36 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 54 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहिए कि हाँ आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, cos 36 है तो cos 36 हम लोग रखे देंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया हुआ था। तो cos थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो जाएगा। तो cos 36 डिग्री और माइनस 36 डिग्री जो हो गया तो ये क्या हो गया, घट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई ऐसे स्टूडेंट से ये प्रश्न नहीं बन पाता है, काफ़ी कठिन प्रश्न है। देखिए ध्यान से, बढ़िया से, आपको बताया है पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से समझिए कैसे बनेगा, जो लोग जानते हैं बना करके सही जवाब दीजिए। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है 36, यानी कि पाई r प्लस 2r बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ से दोनों में से r को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2 बराबर 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 प्लस 2 प्लस 2/1 बराबर 36। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हमने लगा दिया। अभी इनका इसको हम जोड़ करेंगे तो r इंटू क्या हो जाएगा, 7 और 1 का लघुत्तम करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा तो 22, और प्लस फिर 7 में जब डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 7 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 14। केवल यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जोड़ कर लीजिएगा केवल भिन्न का, 22/7 प्लस 2/1 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर अब 36 हो जाएगा। वैसे समझ में आपको आ रही होगी। तो 22 और 14 कितना हो गया, 36/7, तो क्या हो गई 36/7 बराबर 36, है ना। यानी कि 36r, अब 36 में r से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 36r बराबर 36, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36r बराबर 36 गुने क्या हो जाएगा 7, तो 36 से 36 कट जाएगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे बना आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कि समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। फटाफट बताइए, 10वां पद सॉल्व कीजिए जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। चलिए आपको बताए थे क्या चीज़, जो लोग नहीं जानते हैं वो देखते रहिए, सही जवाब बताते हैं और मिला लीजिएगा। आपको बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, कोई भी पद पूछा जाए तो उसमें से आपको क्या करना है, उसमें आपको a+ लिख करके, जितना पद पूछेगा उसमें से आपको एक घटा करके d का मान गुणा कर देना, यानी कि 10वां पद हो जाएगा 9d। क्या हो जाएगा, a+ 9d, है ना। और a का वैल्यू इसमें क्या है 54, और 9 गुणे 9 तो 9, d का मतलब गुणा करना है आपको d को इसमें, तो d का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से
A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि 51 में से 54 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आएगा, यही आएगा ना। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, 54 + 9 गुणे -3, तो 9 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि -27 आ जाएगा। तो 54 अब माइनस क्या हो जाएगा, 27। तो 54 - 27 क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 आएगा, माइनस का 27 नहीं आएगा, केवल 27 आएगा, यानी कि 54 में से अब 27 को चला गया बाहर तो क्या हो गया, 27, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बना समझ में आया आपको ना, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, और आपका सही है जवाब, ए नंबर जितने लोग दे रहे हैं सही है जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2, 2√3 -2 -2 किस पाद में है, यानी कि यह कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। और आपको पहले हम बताए थे कि क्या होगा इसका सही उत्तर, तो बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा, ये किस पाद में स्थित है। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, अगर कहीं पे भी एक प्लस में दिया गया हो और दूसरा संख्या माइनस में दिया गया हो तो वह चतुर्थ पाद में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन डी दे रहे थे उनका क्या है, सही है। और दोनों प्लस में रहता था क्या होता है, प्रथम पाद में, और पहला वाला माइनस रहता है, दूसरा वाला प्लस रहता है तो वह दूसरे पाद में, और दोनों माइनस रहता है तो क्या रहता है, वह तृतीय पाद में। और इसमें क्या है, पहला प्लस है और दूसरा माइनस में संख्या है, तो चतुर्थ पाद में हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। ये रूप क्या होता है आपको बताए थे क्रैश कोर्स वाला वीडियो में, जो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लीजिएगा और फटाफट जवाब दीजिए कि इसका जवाब जो होगा वह क्या होगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी लोग क्या जवाब दे रहे हैं, हाँ सी नंबर दे रहे हैं, और सी नंबर सही उत्तर है, 2m होता है। ठीक है, क्या होता है, 2m होता है। और विषम संख्या पूछता तो 2m + 1 होगा। क्या होता है, विषम संख्या पूछता तो 2 + m होता, लेकिन यहाँ पे सम पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे 2m होगा, ऑप्शन सी होगा, केवल 2m। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिंदु 4, 3 किस पाद में है। अब देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, कहाँ हो जाएगा, हाँ ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ईमानदारी पूर्वक ऐसे ही जवाब देते रहिए। थोड़ी फास्ट करते हैं हम लोग क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा। ध्यान से देखिए, जो लोग जानते हैं इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। तो कॉपी कलम निकाल करके देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, छठा पद कह रहा है तो a + 5d हो जाएगा, और a + 5d बराबर क्या है, छठा पद 13 है तो रख लिए हमने 13, और कह रहा है 12वां पद यानी कि a + 11d, एक कम करके d से गुणा कर दिया जाता है, बराबर क्या है 25 हो गया। अब देखिए इसको हम घटा देंगे तो a से 1 कट जाएगा, और 5 में से 5 गो प्लस में है और 11 गो माइनस में हो गया, तो को गो बचेगा 6, तो -6d बराबर क्या होगा, अब 13 गो हो गया और 25 गो हो गया, तो को गो बचेगा 12, तो -12, तो माइनस माइनस कट गया और 6 दूनी 12, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। जब यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया है, तो यहाँ पे जो मान दिया गया था a + 5d बराबर 13, तो अब 2 रख दीजिए, a + 5 × 2 बराबर 13, तो a + 10 हो जाएगा बराबर 13, और जब इसे पक्षांतरित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 13 - 10, यानी कि हो जाएगा ये बराबर क्या चीज़ 3। तो a बराबर 3 देखिए कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी नंबर में होगा, यहाँ पे 30 लिखा गया है 3 की जगह। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, गलती ऑप्शन टाइप हुआ है, यहाँ पे 3 होगा, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा 3, 30 नहीं होगा 3 होगा, गलती से टाइप हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है कैसे बनता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी क्या होगी, कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है आपको पता है। चलिए x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे -1 और माइनस माइनस हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर प्लस, फिर 3 और -7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
-1 है और ये है तो 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और फिर इसका हो जाएगा क्या चीज़ -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 32। अब 32 को जो बाहर की जगह क्या हो जाएगा, हाँ 4√2 हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। सही से ईमानदारी पूर्वक जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न है कि कोसेक 45 का मान जो होता है वह मान क्या होता है। कोसेक 45 का मान जो होता है वह क्या होता है, आपको ये बतानी है। तो देखिए कोसेक 45 का मान क्या होता है आपको हमने बताया है, फटाफट आप जवाब दीजिए कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही जवाब आप देते रहिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही जवाब दीजिए। हाँ बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि √2 होता है। क्या होता है, √2 होता है, इसे आप याद करके रखिएगा। ओके, जितने लोग ऑप्शन सी दे रहे थे उनका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं हम सभी का अगला नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है, फटाफट जवाब दीजिएगा सोच समझ करके। ये सारी क्वेश्चन का जवाब हम पहले ही बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। इसमें से रैखिक समीकरण जो युग्म है, इसमें रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होता है, असंगत होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता, बताइए क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोग ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए नंबर ही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप आपको बताना है, क्या होता है व्यापक रूप बाबू, आपको पता है, बताए हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया, क्या होता है, AX3, हाँ ऐसे ही जवाब दीजिए, AX3 + BX² + CX + D होता है। तो कहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर में। हाँ जितने लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है। चलिए थोड़ी फास्ट करते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा, और फास्ट आप लोग ये बनाइए, द्विघात बहुपद fx बराबर दिया गया x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, पहले अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b यानी कि -b, तो b का मान यहाँ पे 5 है, तो -b कह रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 5/, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 1 है, यानी कि अल्फा + बीटा का मान क्या निकल जाएगा, 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो c/a, तो यानी कि 7/1, यानी कि हो जाएगा क्या चीज़, 7/1 बराबर 7, यानी कि एक 5 निकला एक 7 निकला। और आपको मान क्या बताने हैं, 1/α + 1/बीटा की। इसको सबसे पहले भिन्न कीजिए, भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा अल्फा कट जाएगा बीटा, और फिर बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा + बीटा, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा + बीटा का मान क्या आया था, 5 आया था, और अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है, 5/7। देखिए कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंबर में। ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो समझते जाइए, और जो लोग समझ गए हैं पहले से वो बना के हमको उत्तर बताइए, और अंतिम में जरूर बताइएगा कि आपने सही जवाब दिया या फिर गलत जवाब दिया है। और प्रतिदिन आपका टेस्ट हो रहा है, प्रतिदिन, एक भी दिन आपको टेस्ट नहीं भूलना है। कब, शाम को 7:30 पे। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो यह टेस्ट बाद में भी दे सकते हैं, यह वीडियो अपलोड ही रहेगा, और ईमानदारी पूर्वक जब भी जवाब देना हो तो दीजिएगा। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + x - 6 के शून्यक क्या होंगे। इसमें से शून्यक बताना है आपको क्या होगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जिनको आता है फटाफट ज्ञात करके बताइए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए जब भी बैठ रहे हैं तो। जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझते जाइए, देखिए, और जो देख करके समझ रहे हैं वह वीडियो को फिर देखेंगे, देख करके जवाब देने का तब प्रयास करेंगे, ताकि वह उनको याद हो बढ़िया से और बनाने को समझ में। ऐसा ना हो केवल वीडियो देख लेने से समझ में नहीं आएगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा। पहले एक बार वीडियो, जिनको नहीं आता वो एक बार वीडियो को देख ले, पूरा समझ ले कि कैसा कौन क्वेश्चन बन रहा है, फिर वीडियो का स्टार्ट करें, और तब आप जवाब देने का प्रयास करें। जब भी वीडियो देखें जवाब देने का तब प्रयास करें, यानी कि पहले आपको वीडियो एक बार देख करके समझ लेनी है, उसके बाद जवाब देनी है। और जो लोग पहले से समझे हैं वो तो टेस्ट तो दे ही रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पढ़े हैं पहले हमसे, उनके लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान समझिए। यहाँ पे 2x² + x - 6 दिया गया है, तो इसको बराबर हम लोग कर लेते हैं 0। उसमें क्या किया जाता है, देखिए पहला वाला जो दिया गया है और अंतिम वाला जो इनको गुणा किया जाता है। तो 2x² - 6 को गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा माइनस में। तो 12x² को अब तोड़ करके बीच वाले मान के बराबर लाना पड़ता है, तो क्या लिखिएगा तो हो जाएगा मान, तो 2x² प्लस यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 4x - 3x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर 6, तो 4 में से 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बच जाएगा,
और यहाँ पे 4x में -3x से गुणा करेंगे तो 12x² हो जाएगा। तो बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो कहिएगा कि हाँ। अब देखिए इन दोनों में से, देखिए दोनों को दो जगह कर लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। तो 2x² और 4x में क्या कॉमन है? तो कहिएगा कि सर 2x कॉमन है, क्योंकि 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है। तो 2x जब बाहर कर लेंगे तो केवल x बचेगा, और यहाँ पे प्लस जब इसमें से 4x में से जब 2x कॉमन ले लेंगे केवल क्या बचेगा? 2 और माइनस, और इसमें से क्या कॉमन होगा? तो 3 कॉमन होगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए x+2 आया है और यहाँ पे भी x+2 आया है। अगर ऐसा आएगा यानी दोनों का मान अगर बराबर आएगा तो अभी क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो सही है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो देखिए जब भी गुणखंड करते हैं तो ये दोनों जो मान आया है ना वो समान आना चाहिए, जैसे हमारा समान आया है ऐसा ही आपका भी आना चाहिए, तब भी सही है। तो देखिए यहाँ पे 2x -3 बराबर 0 एक हो जाएगा, और इन दोनों में से एक हो जाएगा, यानी कि 2x -3 बराबर 0 और एक हो जाएगा क्या चीज़? एक हो जाएगा आपका x + 2 बराबर 0। तो जब 2x -3 बराबर 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2x -3 बराबर 0 है तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो 3/2 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। और यहाँ पे क्या कह रहा था? जब x + 2 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी कि 3/2 और -2, यानी ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या चीज़? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है? हाँ बहुत ही बढ़िया। जितने लोग सही सही जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, ऐसा ही जवाब आप देते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे भी वैसे भी प्रश्न है, वैसा ही जैसे आपको पहले अभी बताया हमने कि 1/α + 1/β का मान निकालना है। x² + 2x + 3 का दिया गया है, और इसका 1/α + 1/β का मान निकालना, सॉरी 1/α + 1/β का मान। ठीक है, पढ़ने में जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाती है तो इसे माफ कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़िया से पढ़ देते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 यानी कि +3 का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? जिनको आता है वो जवाब दीजिए फटाफट, जिनको नहीं आता है वो समझते जाइए। देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b यानी कि 2, तो -2/a, a का मान 1 है तो -2 ही हो जाएगा, क्योंकि -2 में अगर 1 से भाग देंगे तो -2 होगा। चलिए उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि c का मान 3 है और a का मान 1 है, तो 3/1 यानी कि 3, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 3। अब ये कह रहा था कि 1/α + 1/β का मान, तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 1/α + 1/β का जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या आएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे इसका लघुत्तम, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा यानी कि बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -2, तो -2/, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 3, तो 3 हो जाएगा, यानी कि -2/3 क्या है? -2/3 आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जितने लोग ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब दीजिए और कमाल करनी है आपको परीक्षा में एकदम। इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, भले ही कितना भी वीडियो लंबा होते जाए लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं समझाएंगे, सारी क्वेश्चन को समझाएंगे, जिससे अगर परीक्षा में अंक चेंज हो जाता है तो आप लोग बना दें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बार बार कह रहे हैं कि जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक वीडियो नहीं मिल पाएगा आपको, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ऐसा ना हो इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, या एक हल होगा, या दो हल होगा, या फिर अनंत यानी कि अनेक हल, अंततः अनेक हल होगा। क्या होगा? आपको ये जवाब देनी है। जवाब दीजिए फटाफट। जब प्रतिच्छेदी रेखा है तब। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही जवाब दीजिए फटाफट। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं। हाँ बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक हल होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर एक हल होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा सा ही प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या देखिए कौन है फटाफट देखिए। ऑप्शन ए नंबर जो है परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि √3 है।
और ऑप्शन बी नंबर देखिए कह रहा है कि 2√2 बट्टे √2। तो ध्यान से देखिए, जवाब दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ यही सही होगा। कैसे सही होगा उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, 2। तो 2/1 इसे लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। अब यहाँ पे मौसा क्या होता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा अभी आपको हमने बताया था। अब ये क्वेश्चन डबल हो गया है तो याद कीजिए फटाफट। हाँ बहुत ही बढ़िया, 2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है, 2 होता है, ऑप्शन बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हाँ चलिए, जैसे निकाले थे ना भी 2,4 हो गया तो 2 और 4 का मौसा निकालेगा तो क्या होगा, 2 ही निकल के आएगा। फिर 4 और 6 का भी निकालते हैं तो फिर भी आपका मान जो होगा वह वही आएगा, 4 और 6 का यहाँ पे तो वही होगा। यहाँ पे देख लिया आपने 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एकदम धमाल मचानी है, गजब का मार्क्स लाना है आपको एग्जाम में। पूरे टॉपर तक का हम सॉफर सोच रहे हैं तय करने के लिए, मतलब आपको ऐसा तैयारी करा दें ताकि टॉपर की लिस्ट में आप जरूर शामिल हों, है ना। तो पूरी वीडियो देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुणे a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी कि ab का मौसा और ab का लौसा, यानी कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए AB का जब आप मौसा निकालिएगा तो 1 निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए A का गुणनखंड कीजिए तो 1, A होगा, और B का करिएगा तो क्या होगा, 1, B होगा, है ना, यही ना होगा। तो यहाँ पे जो मिलता है वो क्या होता है हम लोग का, HCF होता है, यानी कि HCF मिल गया 1 तो हो जाएगा 1। और LCM क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जो मिलता है वो भी है, जो नहीं मिलता सबको गुणा कर देते। तो A और B को गुणा कर देते, A गुने B और फिर 1, यानी कि A गुने B आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। A गुणे B तो आपका LCM निकला या AB, और 1 आपका क्या निकला, HCF निकला। ये LCM निकला लघुत्तम समापवर्तक, और ये क्या निकला, 1 निकला HCF। तो इसको गुणा कीजिएगा क्या होगा, या तो AB या तो A गुणे B, बात वही है। तो देखिए यहाँ पे A गुणे B ही ऑप्शन दिया है, तो A गुणे B आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर से है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकाला जाता है, पता है सबको कि मौसा निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, पाई क्या है। काफी क्वेश्चन आसान है लेकिन सोच सोच के जवाब देना है। पाई क्या है, हाँ बहुत ही बढ़िया, सही जवाब है आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों की आलेख समानांतर रेखा हो तो अब रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या होगा। अगर समानांतर रेखा होता है तो उसका क्या हल होगा, आपको ये बतानी है। समानांतर हो तो अब, हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन ए उनका बिल्कुल क्या है, सही है कि कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जब वो समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है, तो उसका हल होगा, नहीं होगा। जब वो कटबे नहीं करेगी तो फिर हल कैसे होगा। जब दोनों ये रेखा जब काटेगी नहीं, अपने आप में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, फिर इसका हल कैसे निकलेगा। समानांतर है, एक समान है, समानांतर है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं हो तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा। क्या होगा, इसमें आपको तो आसानी से बता सकते हैं आप। कितना आसान है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऐसे जवाब दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, इसका भी क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा। क्योंकि 2 बराबर है, तीसरा बराबर ही नहीं आ रहा है, फिर तो इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अलग हो जा रहा है एक ही बार में। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन थोड़ी फास्ट कर रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी हो गया शायद। अगला क्वेश्चन है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 दिया गया, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्यतर हल होगा। इसमें शून्यतर हल होगा, यानी कि बताना है आपको क्या होगा इसका मान, यानी कि ए का मान बताना है। तो ये बता देते हैं, जिनको पता है वो बताइए फटाफट सॉल्व करके, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझिए और तब उसको उत्तर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 करेंगे, यानी कि ये हमारा a1 का मान है, जो समीकरण 1 में रहता है वो a1 का मान होता है, जो बाद वाला रहता है समीकरण a2 का मान रहता है। तो a1/a2 यानी कि a/2 यानी कि a2 का मान है 2 बराबर
क्या होता है b1 बटे b2, तो b1 का मान है 10 बटे b2 का मान है 5। यहाँ पे देखिए a में जब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो होगा 5 पे, और 2 में कीजिएगा तो 20, यानी कि 5 पे बराबर क्या हो जाएगा 20, 5 पे बराबर क्या हो जाएगा 20, तो 5 चौका 20, यानी कि a बराबर कितना 4। तो a बराबर 4 देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए नंबर में है। कैसे बना, समझ में आया, ऑप्शन ए नंबर इसका सही होगा। जितना भी सही जवाब आप लोग दे रहे हैं ये नंबर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर 50 नंबर प्रश्न का जवाब, 49 नंबर प्रश्न का जवाब कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे इसकी मूल की प्रकृति जब भी पूछेगा तो पहले आप डी निकालिएगा, तब तुलना कीजिएगा। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का मान 1 गुणे बी का भर माइनस 1। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4 गुने 1 और गुने माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब 5 हो गया था क्या हो गया, यह डी का मान जो क्या हो गया बड़ा हो गया किससे, 0 से। तो जब डी का मान 0 से जब बड़ा हो जाएगा तो इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। हाँ तो बहुत ही बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए, सोच सोच के जवाब दीजिए। चलिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बाबू। हाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न, और यह रहा आपका लास्ट प्रश्न, और आप अब अंतिम में बता दीजिए आप कितने प्रश्न का आप सही जवाब दिए हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा हुआ है लाइक करके, और चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, या मंटू सर सर्च कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको दबा करके डाउनलोड कीजिए। जैसे भी करना है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे को वहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है इसमें से कौन, यानी कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का अगर नहीं होगा वही ना द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए इसमें से कौन है, हाँ बहुत बढ़िया जवाब दीजिए आप लोग। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, सी नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे देखिए x प्लस 3/x है, ठीक है, तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब इसको करेंगे सॉल्व तो हम लोग का एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के पद में यही भी नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट देने में काफ़ी मजा आया होगा, इसीलिए इसी तरह का आपका टेस्ट अब लगातार होगा, डेली होगा, प्रतिदिन होगा, है ना। तो टेस्ट दीजिए सारी का आपका समय है 7:30 रात्रि से, यानी कि शाम को प्रतिदिन। अगर आप किसी कारणवश इस समय पे नहीं पहुंच पाते हैं तो अगले दिन दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इसी समय आने के लिए, ताकि मज़ा आए आपको। शेयर कर दीजिए फटाफट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।